बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम सब्जेक्ट देखेंगे वो है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। देखें स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोसीजर सिखाया जाता है और मैं बार बार कहता हूं कि एक अच्छा वकील वो होता है जिसकी प्रोसीजर पर काम। सब्सटेंटिव कानून तो लोगों को भी पता होते हैं, तो पहले 2 साल आपने सब्सटेंटिव कवानीन पढ़े हैं, अब प्रोसीजरल कवानीन है। तो प्रोसीजर में ज़ाब्ता फौजदारी जो है, फौजदारी मुकदमात के हवाले से जो हम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं वो ज़ाब्ता फौजदारी है। इसमें जो टॉपिक आज हम देखेंगे वो है बेल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेल, हाउ इट मे बी ग्रांटेड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बेल बिफोर अरेस्ट, एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ग्रांट ऑफ बेल बिफोर अरेस्ट अंडर CRPC, define bail and its different kinds, what is bail। आज हम क्वेश्चन ये देखेंगे, व्हाट इज बेल, व्हेन एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एंड सब्जेक्ट टू व्हाट कंडीशन इफ एनी मे इट बी ग्रांटेड। जमानत क्या है, कब और किन हालात में और किन शराइत के ताबे जमानत अता की जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, जमानत, बेल का मतलब ये नहीं होता कि अगर किसी की बेल हो गई है तो वो बेगुनाह है। बेल का मकसद यह है कि कानून नहीं चाहता कि किसी को बिला वजह जो है वो अंदर रखा जाए। बेल का जो कॉन्सेप्ट है कि जब बेल होती है, इसका मतलब उस शख्स पर इल्जाम है, एक्यूज्ड है, इल्जाम ने अभी साबित होना है, मुल्जिम है। जब इल्जाम साबित होगा, मुजरिम होगा, तो जब तक उस पर इल्जाम है उस दौरान उसको बेल दी जाए, लेकिन उसकी कुछ शराइत है। बेल का बुनियादी मकसद यह है कि लफ्ज जमानत का बुनियादी तस्वुर यह है कि मुल्जिम को पुलिस की तहवील से लेकर जामिनों की तहवील में दे दिया जाए, जो अदालत में बवक्त जरूरत उसे पेश करने की जिम्मेदारी लेते हैं, कि उसको जिस पर एक जुर्म का इल्जाम है, एक क्राइम का इल्जाम है, तो बेल में उसको पुलिस की तहवील से लेकर जामिनों की तहवील में दे दिया जाता है। जामिन, गारंटर, कि वो गारंटी करते हैं या बॉन्ड्स भरने पड़ते हैं, मचलके जिन्हें कहते हैं, कि ताकि वो शख्स हाजिर होता रहे, ट्रायल चले, तहकीक हो और साबित हो कि इसने ये जुर्म किया है कि नहीं किया। हर शख्स बेगुनाह है जब तक उसे कानून के मुताबिक मुजरिम साबित ना कर दिया जाए। मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी का बाब 39 जमानत से मुताल्लिक है। बाब वज़ा में काबिल जमानत और नाकाबिल जमानत जराइम में जमानत अता करने के क़वाइद ज़वाबित पर बहस की गई है। Bailable offense means an offense shown as bailable in the second schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offense means any other offense, कि bailable offense के अलावा जो offense है वो non-bailable offense है। अल्फाज, जुर्म काबिल जमानत से मुराद ऐसा जुर्म है जो ज़मीमा दोइम में काबिल जमानत करार दिया गया है, यह किसी दीगर नाफिजुल वक्त कानून की रूह से काबिल जमानत करार पाया है, और नाकाबिल जमानत जुर्म है से मुराद दीगर कोई भी जुर्म है। देखिए, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि जो जराइम ज्यादा हीनियस नहीं होते वो बेलेबल होते हैं, और जो हीनियस होते हैं, जो ज्यादा सख्त होते हैं, उनके एक शेड्यूल में जिक्र किया गया है पूरा, वो नॉन बेलेबल होते हैं। लेकिन
स्टूडेंट समझने की जरूरत यह है कि नॉन बेलेबल का कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद बेल हो सकती है, उसकी कुछ ग्राउंड होती है। मकसद है कानून जो है वो आजादी को गुलामी में नहीं बदलने वाला, कि अगर वो हद्दुल मकदूर कोशिश की जाती है कि जमानत हो जाए अगर वो मुलविस नहीं है। जमानत मुल्जिम के लिए एक खसूसी रियायत है जो उसे ऐसी सूरत में अता की जाती है जब वो किसी जुर्म काबिले जमानत का मुर्तकिब हुआ हो, कि जब काबिले जमानत जुर्म उसने किया हो जो शेड्यूल 2 में है, तो उसको जमानत दी जाती है। अगर वो लेना चाहे और ना ले तो फिर वो जमानत नहीं देती। अगर जो उसका जुर्म नाकाबिले जमानत है तहम उसके खिलाफ मुकदमा कमजोर है, कि जब एक बेल का केस आता है जज के पास, तो जब उन चीजों को देखा जाता है, फैक्ट्स हकाइक को देखा जाता है, तो अगर मुकदमा कमजोर बनता हो, कोई शहादत ना होती हो, तो नॉन बेलेबल में भी जमानत हो जाती है। वो बिला समाअत मुकदमा एक खास अरसा जेल में गुजार चुका हो, कि एक खास अरसा रखा गया है ट्रायल का, अगर वो उतना अरसा गुजार चुका हो तो भी बेल मिल जाती है। जमानत दरअसल किसी तीसरे शख्स की जानिब से इस अमर की यकीन दहानी है कि अगर मुल्जिम को उसकी जमानत पर रिहा कर दिया जाए तो वो हर तारीख समाअत पर मुल्जिम को हाजिर अदालत करने का पाबंद होगा। अगर वो मुल्जिम को हाजिर अदालत ना करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई फौजदारी अमल में लाई जा सकती है और अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा जमानत जब्त की जा सकती है, बॉन्ड्स में चल के। अदालत अपनी सवाबदीद पर अगर मुनासिब समझे तो मुल्जिम को माकूल जमानत के इवज ता फैसला मुकदमा जमानत पर रिहा कर सकती है। ऐसी सूरत में जामिन का फर्ज है कि वो हर आइंदा तारीख समाअत पर अज खुद मुल्जिम को हाजिर अदालत करे। जमानत बुनियादी तौर पे पुलिस की तहवील से निकालकर जामिनों को देने का नाम है, कि वो जामिन जो है वही जिम्मेदारी अदा करेंगे। कानून नहीं चाहता कि बिला वजह और गैर जरूरी तौर पर किसी को जेल में रखा जाए और उस पर पाबंदियां आयद की जाएं। इस पस मंजर में मुल्जिमान को जमानत पर रिहा करने के असूल पर अमल किया जाता है। जमानत पर रिहा होने का यह मतलब हरगिज नहीं है कि मुल्जिम जमानत पर रिहा होने के बाद, देखें, आर्डी ऑल्ट्रम पार्ट्रम दूसरे को सुना जाए, ये नेचुरल जस्टिस का बुनियादी असूल है। तो जब क्रिमिनल ट्रायल होता है उसमें उसको सुनने के लिए उसकी आजादी, उसके हर चीज का ख्याल रखा जाता है जब तक वो मुल्जिम, उसको हर किस्म की अपॉर्चुनिटी दी जाती है वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। यही सिविलाइजेशन है। एक वक्त में किसी पर इल्जाम लगा दिया जाता था और उसकी तहकीक नहीं होती थी और उसको सजा दे दी जाती थी, मुआशरा सजा दे देता था। आज भी हमारे मुआशरे में कोई शख्स अगर किसी मसले में उस पर कोई शक का इजहार कर दे, कोई वो कर दे, तो लोग जमा हो जाते हैं और उसके मारना शुरू कर देते हैं। तो जब एक रियासत है कि वहां अगर कोई शख्स मुल्जिम है तो उसको पूरा हक होना चाहिए कि वो अपनी सफाई पेश करे, वो अपना मौक़िफ़ बयान करे। इसीलिए पुलिस के सामने दिए हुए बयान की कोई अहमियत नहीं होती, उससे वो शख्स मुल्जिम से मुजरिम नहीं बनता। तो ये कानून में रखा गया है। अब अगर उसे रिहा किया गया है, रिहा करने का मकसद यह है कि वो शख्स उस आजादी का सही इस्तेमाल करे ताकि उसके हुकूक प्रोटेक्ट हो सके। अगर वो ये करता है कि दोबारा जुर्म का इर्तिकाब करता है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स को जमानतें नहीं दी जाती, दोबारा जुर्म का इर्तिकाब करता है, दौराने कार्रवाई मुकदमा गैर हाजिर हो जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस्तिगासा के गवाहान पर असरअंदाज हो। क्रिमिनल केस में गवाहान की बड़ी अहमियत होती है। आप ये देखिए, बड़े बड़े लोगों के मुकदमात होते हैं तो जो गवाहान हैं वो मारे जाते हैं। मतलब ये है कि कानून उसको कह रहा है कि उस आजादी का मुनासिब इस्तेमाल करे वो,
उस आजादी का ये इस्तेमाल ना करे, अदालत में पेश ना हो, जो उनके गवाह हैं उन पर रसूख डाले कि वो मेरे खिलाफ गवाही ना दे, या दोबारा वो जुर्म का इर्तिकाब करे। ऐसी सूरत में जमानत मंसूख करके उसे दोबारा जेल में डाला जा सकता है, उसके खिलाफ मजीद फौजदारी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। जमानत पर रिहाई का यह मतलब हरगिज नहीं होता कि मुल्जिम जमानत की रियायत से नाजायज मफाद हासिल करे। अदालत की तरफ से दी गई रियायत मशरूत होती है। ऐसी शरायत बिलवास्ता तौर पर इस किस्म की होती हैं कि मुल्जिम किसी नाजायज फेल का इर्तिकाब नहीं करेगा, मुल्जिम किसी नाजायज फेल का इर्तिकाब नहीं करेगा। अब हम देखते हैं काबिले जमानत जराइम में इल्जाम खा कितना ही संगीन क्यों ना हो, बेलेबल ऑफेंस, इल्जामात की नौयत खा कुछ ही क्यों ना हो, अदालत या पुलिस अफसर इनकार नहीं कर सकता, बशर्ते कि मुल्जिम जमानत देने पर तैयार हो, कि जो जमानत देने पर तैयार हो मुल्जिम। जमानत कबल अज गिरफ्तारी जराइम काबिल जमानत में जमानत की मनसूखी का कोई उसूल मौजूद ना है। ज़ाब्ता फौजदारी के दीगर कवायद ज़वाबित के तहत ऐसे मुल्ज़मान को हाजिरी को यकीनी बनाया जा सकता है कि अगर मुल्ज़मान गैर हाजिर हो जाएं, जमानत मनसूख नहीं की जा सकती, क्योंकि काबिल जमानत जराइम में जमानत पर रिहा होना मुल्ज़िम का हक है और उसे इस हक से किसी तौर पर महरूम नहीं किया जा सकता कि बेलेबल जो ऑफेंस है उसमें उसको जमानत दी जाती। अब हम देखते हैं नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल में भी जमानत मिल सकती है, लेकिन उसकी कुछ शराइत है। सेक्शन 487 के तहत कोई भी ऐसा मुल्जिम जो किसी नाकाबिल जमानत जुर्म का इर्तिकाब करता है उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता, वो ता फैसला हिरासत और फिर जेल में रहेगा। ताहम सेक्शन 497 के अहकामात का इतलाक बाज शराइत के ताबे है और उसके असूल हतमी ना है। अदालत को सवाबदीदी डिस्क्रिशनरी इख्तियारात हैं। अदालत को जो डिस्क्रिशनरी इख्तियारात दिए जाते हैं तो वो अदालत ने इंसाफ के लिए इस्तेमाल करने होते हैं कि इंसाफ हो। इंसाफ क्या है कि चीजों का अपनी जगह पर होना, ऐसा अमल किया जाए कि जिससे चीजें अपनी जगह पर आ जाए। अगर वो मुनासिब समझे और इंसाफ का तकाजा हो तो 497 के तहत भी किसी मुल्जिम को जमानत पर रिहा कर सकती है। अदालत मदरजा ज़ैल सूरतों में किसी मुल्जिम को जो नाकाबिले जमानत जराइम में जमानत पर रिहा कर सकती है। मज़कूरा जुर्म अगर दफा 497 की ममनुआ क्लास प्रोहिबिटरी क्लास में ना होता हो, प्रोहिबिटरी क्लास सजाए मौत हो उसमें, दूसरा उम्र कैद की सजा और 10 साल से ज्यादा सजा। मौजूदा रिकॉर्ड और शहादत से यह साबित होता हो कि मुल्जिम ने ऐसे जुर्म का बज़ाहिर इर्तिकाब किया है जो काबिले जमानत है। मुल्जिम अगर नाबालिग है, ये एक्सेप्शन है, या उम्र रसीदा शख्स है तो उसको जमानत मिल जाती है। मुल्जिम अगर पर्दादार औरत है तब भी जमानत की हकदार है। अगर मुल्जिम ऐसे जुर्म में मुलविस है जिसकी सजा सजाए मौत है और वो अरसा साहब का 2 साल से मुसलसल जेल में है कि उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है 2 साल, तो भी उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस में जमानत मिल सकती है। अगर मुल्जिम ऐसे जुर्म में मुलविस है कि जिसकी सजा 10 साल से उम्र कैद तक और अरसा 1 साल से मुसलसल जेल में है तो भी उसे जमानत मिल सकती है। अदालत की नजर में मुल्जिम के खिलाफ इल्जाम में मजीद इंक्वायरी, फर्दर इंक्वायरी दरकार हो। देखें, क्रिमिनल केस में जो शक है ना उसका फायदा अक्यूज्ड को जाता है, तो जब फर्दर इंक्वायरी है तो शक डेवलप हो गया ना, तो उसका फायदा किसे मिलेगा? अक्यूज्ड को। अदालत अगर समझे कि मुकदमा मशकूक है, मुल्जिम बेगुनाह है, मुल्जिम नाजायज तौर पर मुलविस किया गया है, तो भी जमानत मिल सकती है। रिकॉर्ड और शहादत माकूल ना हो तो भी अदालत मुल्जिम को जमानत पर रिहा कर सकती है। कवायद और ज़वाबित की खिलाफवर्जी की गई, ड्यू प्रोसेस की खिलाफवर्जी की गई। यहां 2 उमूर की वज़ाहत जरूरी है। पहली ये कि सेक्शन
सेक्शन 497 की किसी भी सहूलत को ऐसे मुल्जिमान के हक में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जो रिकॉर्ड याफ्ता, खतरनाक हो या पेशावर किस्म के मुजरिमान, हैबिचुअल, पेशावर कि उन्होंने जुर्म को पेशा बना लिया, तो उनको इस किस्म की रियायत नहीं दी जाती। कि ये जो कानून जो है रवैयों को कंट्रोल करने का नाम है, कि जो हैबिचुअल आदमी है अगर हम उसे जमानत दे देंगे फिर आगे क्राइम करेगा, वो तो प्रोफेशनल है, उसका तो काम ही क्राइम करना है, तो उनको जेल में मुआशरे से दूर रखा जाए कि वो मुआशरे को नुकसान ना पहुंचा सके। आप बहुत सारे केसेस में देखें कि जो लोग जेल से रिहा होकर आए तो उन्होंने क्राइम किए हैं। ये ज़ैनब बीबी का जो केस है जो उसमें इन्वॉल्व था, वो पहले भी इस किस्म के केस में वो पुलिस के पास गया था, लेकिन वो छुटकर आ गया और फिर उसने इतनी बच्चियों को जो है जुल्म का निशाना बनाया। तो कानून ये सोचता है, कानून का मकसद क्राइम को रोकना है, कानून का मकसद ये है, फौजदारी कानून का मकसद ये है कि सजा इतनी दी जाए ताकि ऑफेंडर का रवैया तब्दील हो, वो जुर्म से बाज आ जाए, रियासत के अमन अमान को तबाह ना करे। बुनियादी मकसद ये है कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर को जमानत नहीं दी जा रही, उसका मकसद यही है कि वो प्रोफेशनल है और उसने आगे दोबारा ये काम करना है, तो उसे मुआशरे से दूर रखा जाए ताकि लोगों की जान माल की हिफाजत की जा सके। दूसरा ये कि अगर मुकदमा ममनुआ क्लास में होता हो, यानी सजाए मौत या 10 साल से उम्र कैद तक हो, तो उसका मतलब ये भी हरगिज नहीं कि 2 साल और 1 साल वाली शर्त पूरी होने से कबल जमानत ली जाएगी, कि ये कंपल्शन नहीं है कि प्रोबेटरी क्लास में जो केस आता है उसमें 2 साल का अरसा गुजरेगा तो जमानत मिलेगी। ये जो दूसरा है जिसमें 10 साल तक है कि अगर वो 1 साल का अरसा गुजरेगा, अगर अदालत देखती है, देखिए ये तमाम रियायतें इसलिए रखी गई हैं कि किसी शख्स की आजादी को गैर जरूरी तौर पर ना रोका जाए, किसी शख्स की आजादी को, और अगर कोई वाकई ऑफेंडर है तो उस ऑफेंडर को अंदर रखा जाए, जेल में रखा जाए। यूरोप में तो आजकल ये आ गया कि वो सोसाइटी को सिविलाइज तरीका इजाद करते हैं कि अगर एक शख्स ऑफेंडर रहा है और वो ऑफेंडर है तो बकायदा, जैसे हमारे यहां थानों में लिस्ट होती थी लोगों की, इसी तरह वो मुख्तलिफ कॉलोनीज में उधर जो है वो उस ऑफेंडर का नाम जो है ना वो पूरे शहर को बता देते हैं, पता होता है कि ये बंदा ऑफेंडर से खतरा हो सकता है। तो मकसद कहने का यह है कि जो क्रिमिनल माइंड आदमी है, प्रोफेशनल है, उसको जेल में रखना है, और जो नहीं है, जो बेगुनाह है या फर्दर इंक्वायरी का इशू है, तो उसको जमानत मिलनी चाहिए। तो उसमें ये शर्त जो है कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये शर्त सिर्फ और सिर्फ खतरनाक किस्म के मुल्ज़मान के लिए रखी गई है। अदालत मुनासिब समझे तो वो जमानत ले सकती है, जरूरी ना है कि जेल में 2 साल या 1 साल वाली शर्त लाजमी पूरी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये देखा कि बेलेबल ऑफेंस में बेल हो सकती है और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें भी बेल हो सकती है, और वो किन ग्राउंड्स पे बेल हो सकती है ये हमने इसके अंदर अभी हमने ये देखे हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, हैबियस कॉर्पस। डिस्कस द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑफ द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस। Write a note on habeas corpus with reference to CRPC. Discuss the power of High Court regarding illegal and improper detention of a person under CRPC. Discuss the law relating to search and recovery of wrongfully confined person. Habeas corpus, ये रिट का भी नाम है। 5 किस्म की रिट्स होती हैं, उनमें 3 किस्म की रिट्स ऐसी हैं जिसमें एग्रीड पर्सन जो है
वही सिर्फ रिलीफ मांग सकता है। और दो किस्म की रिट्स ऐसी हैं जिसमें एग्रीड पर्सन खुद मांगना चाहिए, ठीक है, नहीं तो कोई और भी मांग सकता है। तो आइन के आर्टिकल 199 में ये बयान की गई है, जिसमें रिट ऑफ शिशराई है कि ट्रिब्यूनल को देखा जाता है कि फैसला कानून के मुताबिक है या नहीं है, सिर्फ एग्रीड पर्सन इसमें आ सकते हैं। रिट ऑफ प्रोहिबिशन है कि अगर कानून कहता है आपने कोई काम करना है, आपने नहीं किया, तो उसमें एग्रीड पर्सन आ सकता है, प्रोहिबिट। रिट ऑफ मैंडेमस कि आपके मैंडेट में एक काम है और आपने नहीं किया, तो रिट ऑफ मैंडेमस हो। जो दो किस्म के रिट्स हैं, जिसमें रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस और दूसरी रिट ऑफ क्वो वारंटो। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इलीगली डिटेन करना, देखिए वो शख्स तो इलीगली डिटेन है, तो कोई दूसरा शख्स भी वो कर सकता है। इसी तरह रिट ऑफ क्वो वारंटो कि हमारे मुल्क में अवाम को इख्तियार हासिल है कि वो पार्लियामेंट बनती है, मुंतखब नुमाइंदे करते हैं, वो जो लेजिस्लेशन करें, समझो अवाम ने 22 करोड़ अवाम ने लेजिस्लेशन की है, तो उसी कानून के तहत ही कोई शख्स किसी ओहदे पर आए। अगर कानून में लिखा है कि एमए पास शख्स को ओहदे पर आना चाहिए और वहां मैट्रिक पास को लगा दिया जाए, माजी में ऐसा होता भी रहा है हमारे मुल्क में, तो रिट ऑफ क्वो वारंटो में चैलेंज हो जाता है। रिट ऑफ क्वो वारंटो के जरिए उसको नाअहल करार दिया जा सकता है। माजी में रिट ऑफ क्वो वारंटो के जरिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इफेक्ट में आए हैं। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि रिट ऑफ क्वो वारंटो में एग्रीड पर्सन नहीं, दूसरा भी आ सकता है कि अगर वो समझता है कि तो ये सहूलत कहीं एग्रीड पर्सन रखा जाता है, कहीं एग्रीड पर्सन नहीं रखा जाता। ये भी कानून में रिलीफ जल्दी देने के लिए और दूसरी जगह वहां रिलीफ देने के लिए होता है। अब हमने कॉन्सेप्ट को समझना है कि हैबियस कॉर्पस तो जो मशहूर है वो तो आइन में है, आइन का आर्टिकल 199 में है। तो ये सीआरपीसी में जो है हैबियस कॉर्पस क्या है, देखें सीआरपीसी की सेक्शन 491 में सेम हैबियस कॉर्पस वाले इख्तियार हाई कोर्ट को हैं, सेम इसमें इसकी सेक्शंस हैं, वो हम पढ़ेंगे। और इसमें हाई कोर्ट को यह इख्तियार दिया गया है 491 के तहत कि वो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज उनको इस 491 की ए और बी क्लॉज के तहत इख्तियार देते हैं कि वो किसी को अगर इलीगली डिटेन किया है किसी थाने में, देखिए रूल ऑफ लॉ का भी ये असूल है कि कोई शख्स कानून की खिलाफ वर्जी करे तो उसके खिलाफ ट्रायल होना चाहिए। अगर एक शख्स ने कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, उसे इलीगली डिटेन कर लिया, तो उसका हक है उसे आजादी मिले। तो 491 के तहत भी हाई कोर्ट को, अभी हम पढ़ेंगे ये इख्तियारात हैं हैबियस कॉर्पस के हवाले से, और इसमें हाई कोर्ट जो है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज और सेशन जज, इसमें सिर्फ दोनों की पावर्स एक जैसी होती है। सिर्फ जो सेशन जज होता है जिले तौर पे वो एडमिनिस्ट्रेटिवली मामला कुछ देखता है, बाकी फैसले में दोनों को सेम टाइप की सजा देने का इख्तियार है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, तो सेक्शन 491 के तहत अदालत आलिया को इख्तियार हासिल है कि वो जब मुनासिब समझे ये हिदायत करे कि ए क्लॉज, कोई शख्स जो कि इसके इख्तियार समाअत बसीगा अपील फौजदारी की हदूद के अंदर हो तो अदालत में लाया जाए ताकि उसके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई, कि उसकी हदूद में जो है उसको लाया जाए और कानून के मुताबिक उसके कार्रवाई हो। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के तहत अमूमन पुलिस वाले लोगों को इलीगली डिटेन कर लेते हैं, कोई मुकदमा नहीं होता, कुछ नहीं होता और उन्होंने रखा हुआ होता है, तो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के तहत तो लोग उनको रिहा करवाते हैं। बी क्लॉज, कोई शख्स जो वैसी हदूद
के अंदर खिलाफे कानून या बेजा तौर पर किसी जाती या सरकारी हिरासत में हो रिहा किया जाए, कि जो बेजा हिरासत में होगा उसे रिहा कराया जाए। तो इन दो के ए और बी के हवाले से सेशन जज और एडिशनल सेशन जज को इख्तियारात हाई कोर्ट ने दिए होते हैं। 491 के तहत तमाम इख्तियारात हाई कोर्ट के हैं। सी, कोई कैदी जो ऐसी हदूद के अंदर जेल में कैद हो, अदालत के रूबरू लाया जाए ताकि ऐसी अदालत में किसी अमर ज़ेर समाअत या ज़ेर तहकीक में उसका बयान बतौर गवाह लिया जाए। यह हाई कोर्ट की पावर्स है कि कोई भी कैदी ऐसी हदूद के अंदर जेल में कैद हो तो अदालत के रूबरू लाया जाए ताकि ऐसी अदालत में किसी अमर ज़ेर समाअत में वो बतौर गवाह अपनी गवाही दे सके। तो 491 के तहत हाई कोर्ट जो है वो ये ऑर्डर दे सकती है। डी क्लॉज, किसी ऐसे कैदी को जो मज़कूरा बाला तरीके पर मुक़य्यद हो किसी फौजी अदालत या किसी कमिश्नर के रूबरू तजवीज़ के लिए या ऐसे मामले के मुतालिक जो वैसी फौजी अदालत या कमिश्नर के रूबरू फैसला तलब हो, उसका बयान लेने के लिए हाजिर किया जाए। फौजी अदालत और कमिश्नर के रूबरू बयान करने के लिए उसको बुलाया जाए। कोई कैदी, ई क्लॉज, कोई कैदी तो वैसे हदूद में हो तजवीज की गर्ज से, तजवीज उर्दू में कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं ट्रायल, ट्रायल की गर्ज से किसी एक हिरासत से दूसरी हिरासत में मुंतकिल किया जाए। कि एक हिरासत से दूसरी हिरासत में मुंतकिल किया जाएगा तो ये भी हाई कोर्ट्स की पावर्स है। कोई मुद्दा है जो वैसी हदूद में मौजूद हो, शर्फ अफसर तामील कुरिंदा हुक्मनामे की तामील करने के बाद परवाना गिरफ्तारी वापस करने पर असालतन हाजिर किया जाए। अदालत आलिया आम हुक्म के जरिए या खास सरकारी जरीदे में शाया करके यह हिदायत जारी कर सकती है कि शिक ए और बी मखसूस शुदा तमाम इख्तियारात इन शराइत के ताबे अगर कोई हो, उनका जिक्र हुक्म में शामिल हो, का इस्तेमाल मदरजा ज़ैल कर सकेंगे सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जब हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब है कि वो सिविल मामला, सेशन जज का मतलब है फौजदारी मामला, कि जब वो फौजदारी मामला देखेगा तो वही सेम आदमी ही विल बी अ सेशन जज, और सिविल मैटर उसके पास आएगा तो ही विल बी अ डिस्ट्रिक्ट जज। हाई कोर्ट को इख्तियार है कि इस दफा के तहत मुकदमात में ज़ाब्ता कार मुंजबित करने के लिए वक्तन फवक्तन कवायद मुरतब करे। दफा हाजा में किसी अमर का इतलाक इन अशखास पर ना होगा जिसको किसी ऐसे कानून के तहत जिसमें इंसदादी हिरासत का हुक्म हिरासत में रखा गया होगा। हवाई कोर्ट कवायद बना सकती है। स्टूडेंट्स, हम प्रोसीजर को पढ़ रहे हैं, पार्ट 3 है हमारा, कि जब एक सब्सटेंटिव कानून 491 और उसकी क्लास स्टैट्यूटरी किस्म की वो बना दी गई हैं, उनके हवाले से, उन पर अमल दरामद करने के हवाले से जो रूल्स बनाने का इख्तियार है वो हाई कोर्ट को, कि कहीं मुश्किल आती है उस पर अमल दरामद करने पर, तो उसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं ताकि उस कानून पर अमल दरामद हो सके। सेक्शन 491 के तहत इख्तियारात को फौरी जरूरत के तहत बरूकार लाया जाता है। सेक्शन 491 ज़ाब्ता फौजदारी का इतलाक सिर्फ मखसूस सूरतों में किया जाना चाहिए। दफा हाजा का इस्तेमाल सिर्फ मखसूस सूरतों में किया जाना चाहिए। अदालत का फर्ज है कि किसी शख्स को आजादी से महरूम न किया जाए। अदालत का फर्ज है कि वो इत्तला याबी की तायीद में शहादत का जायजा ले, इससे पहले कि अदालत किसी शख्स की आजादी से महरूम करने का हुक्म सादिर करे, जब तक अदालत को ऐसी इत्तला फराहम ना हो कि अगर जेर हिरासत शख्स की नजरबंदी कायम रखने के लिए हुक्म सादिर ना किया गया तो वो अवाम की जिंदगी अजीरन कर देगा। तहम ऐसी इत्तला ठोस सबूत के साथ जेर गौर लानी चाहिए। किसी भी शख्स को उसकी आजादी से बगैर ठोस सबूत के महरूम नहीं किया जा सकता। इंसान का सबसे पहला हक आजाद रहने का है। अगर कोई अफसर मजाज अपने इख्तियारात से तजावुज करे और उन्हें कानून के मुताबिक इस्तेमाल ना करे तो ऐसे अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। एक शख्स को अगर आपने, जो एक ड्यू प्रोसेस है कि एक शख्स को आपने गिरफ्तार करना है तो उसको आपने अदालत में मजिस्ट्रेट के पेश करना है और रिमांड लेना है। तलाशी, बरामदगी और मुबैना नजर बंदों को अदालत में पेश करने के लिए दरखास्त दफा
आज़ा के तहत दी जाती है। दफा आज़ा के तहत इख्तियारात की नौयत सरसरी है। हाई कोर्ट को सेक्शन 491 के तहत वसी इख्तियारात हासिल हैं। दफा आज़ा के तहत मुतासरा शख्स खुद या उसका रिश्तेदार दरख्वास्त दे सकता है, जबकि कोई अजनबी नहीं दे सकता। कि उसका रिश्तेदार, कोई वकील वो दरख्वास्त दे सकता है। दरख्वास्त हब्स बेजा में रखने वाले शख्स का हल्फी बयान शामिल होना जरूरी है। अगर मुतासरा फरीक हल्फी बयान ना देते, उसके लिए ये जरूर तहरीर करना चाहिए कि मुतासरा शख्स मजबूर है, उस पर सख्ती और जबर किया जा रहा है। तो जब एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करना चाहिए। कि पुलिस का ये तरीकाकार है कि किसी शख्स को गिरफ्तार करना है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको अदालत के रूबरू पेश करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसकी गिरफ्तारी शो ही नहीं कर देते, मुख्तलिफ मकामात पर रखा जाता है और फिर वो मकामात जो है उनके कुबत खाने पकड़े जाते हैं सचों के और फिर उन पर कार्रवाई होती है। बात यह है कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पेश किया गया और उसका रिमांड लिया गया और मजीद रिमांड जो है वो उन्हें मिलता है, 14 दिन तक वो ले सकते हैं। अगर वो समझते हैं कि तफ्तीश 14 दिन में मुकम्मल नहीं हो सकती तो उसका हल ये इलीगल एक्टिविटीज नहीं है। उसका हल ये है कि जो लॉ है 14 दिन का उसे तब्दील कराएं, अपने इदारे को फीडबैक दें। लेकिन 14 दिन कोई कम टाइम नहीं है, सफिशिएंट टाइम है। हमारे यहां कवानीन को अगर कहीं महसूस करते हैं, जैसे कि नैब के कवानीन चेंज हो रहे हैं कि नैब में एक शख्स को बहुत ज्यादा देर तक हिरासत में रखा जा सकता है, कई महीने हिरासत में रह सकता है, तो उसको अब कम कर रहे हैं कि हिरासत जो है इतने दिन नहीं होनी चाहिए। तो ये जो कवानीन हैं, इनमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको ठीक करना पार्लियामेंट का काम है। अगर रूल्स के लेवल पर कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको ठीक करना रूल्स बनाने वाली अथॉरिटी का काम है कि वो अथॉरिटी उनको ठीक करे। अब ये हैबियस कॉर्पस की जरूरत क्यों पड़ती है कि जब इल्लीगली डिटेन कर लेते हैं, रोजनामचे में इंदराज भी नहीं करते और वैसे ही रख लेते हैं, तो पाकिस्तान में किसी भी शख्स को इल्लीगली डिटेन नहीं किया जा, सिर्फ पुलिस नहीं, कोई भी शख्स किसी को इल्लीगली डिटेन नहीं कर सकता। जब एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करना चाहिए और उसकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले उसका नाम पुलिस रोजनामचे में दाखिल किया जाता है। अगर उसका नाम पुलिस रोजनामचे में ना हो तो ऐसी हिरासत गैर कानूनी हिरासत है। हैबियस कॉर्पस की हिदायत जारी करने का इख्तियार हाई कोर्ट को होता है और ये हिदायत उस वक्त जारी की जाती हैं जब किसी शख्स को जुडिशियल ट्रिब्यूनल या इंतजामिया के अफसर के हुक्म के तहत गैर कानूनी हिरासत में रखा जाता है। यह भी एक हैबियस कॉर्पस की रिट या 491 के तहत हैबियस कॉर्पस का इख्तियार एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज करने वाली अथॉरिटीज पर एक चेक है ताकि वो गलत किस्म का इख्तियार इस्तेमाल ना करें। जब किसी शख्स के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज ना हुआ हो लेकिन उसे थाने में रोक रखा हो तो ऐसी हिरासत गैर कानूनी हिरासत कहलाएगी। अदालत आलिया महबूस शख्स की रिहाई का हुक्म देगी और मोतमम थाने पर खर्चा डाला जाएगा। जिसे इलीगली डिटेन किया होगा उसकी रिहाई का हुक्म देगी। हाई कोर्ट हैबियस कॉर्पस की नौयत की हिदायत जारी कर सकती है जब किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पर या बिला इख्तियार पब्लिक या प्राइवेट तौर पर जेर हिरासत रखा गया हो ताकि उसके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जा सके। अगर वो बालिग हो तो उसे आजाद किया जा सके। कानून के मुताबिक सलूक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइन का आर्टिकल 4 है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून होना चाहिए। अगर कानून कहता है उसे गिरफ्तार करो तो करो, अगर कानून नहीं कहता उसे गिरफ्तार करो तो इलीगली डिटेन करो तो ये गलत है। फंडामेंटल राइट्स भी इसकी गारंटी करते हैं, आर्टिकल 9 भी इसकी गारंटी करते हैं। दफा आज़ा के तहत ऐसा वारंट अदालत आलिया की तरफ से जारी किया जाता है और अगर अदालत आलिया अगर मुनासिब समझे तो ऐसा हुक्म जारी कर सकती है। ऐसे हुक्म को हाजिर लाओ का हुक्म इसलिए कहा जाता है कि ऐसा हुक्म ऐसे शख्स को जारी किया जाता है जिसने दूसरे शख्स को हिरासत में रखा हो या महबूस किया हो।
हब्से भेजा, हिरासत भेजा से रिहाई के लिए दरखास्त ऐसे शख्स का वकील, रिश्तेदार, करीबी दोस्त पेश कर सकते हैं। अदालत आलिया मदरजा ज़ैल हालात में ऐसा हुक्म सादर कर सकती है। जो शख्स ऐसी अदालत की समाअत अपील की हदूद में हो उसे हाजिर किया जाए ताकि उसके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए, कि उसके साथ कानून के मुताबिक सलूक हो। अगर कानून के मुताबिक बनता है, अगर वो अरेस्ट है, कानून के मुताबिक है, सही है, तो अदालत मुदाखलत नहीं करती। और अगर गिरफ्तार भी किया हुआ है तो उसके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। ऐसा शख्स जो उसकी हदूद में सरकारी तौर पर या जाती सतह पर गैर कानूनी हिरासत या हब्से भेजा में रखा गया है, उसे रिहाई दिलाई जाए। कि गैर कानूनी उसका कोई कसूर नहीं है तो उसको रिहाई दिलाई जाए। जेल से किसी कैदी को किसी ऐसे मकसद के लिए हाजिर किया जाए जिसकी शहादत ली जाए। कि जेल से किसी कैदी को शहादत के लिए बुलाया जाए। शहादत देना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस, शहादत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और मैं समझता हूं कि अगर हमारी कौम, मिनहासल कौम, हम सच्ची शहादतें देने लगे तो ये इंसाफ का निजाम बहुत कामयाब हो जाएगा। मिनहासल कौम हमारी वैल्यूज बन जाए कि हमने झूठ नहीं बोलना और सच्ची शहादत देनी है। अदालत के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं जब दोनों तरफ से शहादतें आ जाती हैं। तो अगर हम मिनहासल कौम सच्ची शहादत दें तो बुरे लोगों का रास्ता बहुत रुक सकता है। किसी कैदी को कोर्ट मार्शल या तजवीज मुकदमा की खातिर रूबरू सेशन जज या कमिश्नर पेश किया जाए। कि ये ऑर्डर कर सकती है कि उसे रूबरू मतलब ट्रायल के लिए पेश किया जाए सेशन जज या कमिश्नर को। तजवीज की खातिर किसी कैदी को एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया जाए। कि अगर किसी शख्स को ट्रायल के लिए कि एक मकाम पर है तो उसके दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने के लिए ये किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने हैबियस कॉर्पस को देखा। हैबियस कॉर्पस का मकसद ये है कि इंतजामिया पर चेक रखा जाए। आर्टिकल 199 के तहत भी हाई कोर्ट को इख्तियार है और सीआरपीसी की 491 सेक्शन के तहत भी हाई कोर्ट को इख्तियार है। और हाई कोर्ट ने ये इख्तियार सेशन जजेस को भी और एडिशनल सेशन जजेस को भी दिया हुआ है कि किसी भी थाने में किसी जगह भी इलीगली डिटेन करते हैं तो ये कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन। डिस्कस अपॉन प्रोविजंस रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन एज लेड डाउन इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। बीवी और बच्चों के नाम नफके से मुताल्लिक अहकामात जैसा कि मजमूआ ज़ाब्ता सीआरपीसी में मौजूद है पर बहस कीजिए। ये भी एक यूनिक सी चीज सीआरपीसी में डली हुई है कि सीआरपीसी के तहत भी देखें बीवी बच्चों के लिए जो नाम नफका है, नाम नफका क्या होता है कि रिहाइश, खुराक और कपड़े, ये खर्चा देना जो है हस्बैंड का काम होता है। तो अगर बीवी को जरूरत है तो वो फैमिली कवानीन के तहत भी ले सकती है और वो सीआरपीसी में भी सेक्शंस मौजूद हैं 488 के तहत भी ले सकती है। तो ये एक खास रेमेडी है जो कि सीआरपीसी के तहत भी ली जा सकती है और फैमिली कवानीन के तहत भी ली जा सकती है। वो खर्चा वसूल कर सकती है अपने खामिन से। बीवी और बच्चों के नाम नफके का मामला फैमिली कानून के तहत है और बीवी बच्चे अपना शरई हक का निफाज बजरिया अदालत आए फैमिली करा सकते हैं। शौहर का फर्ज है कि वो अपनी बीवी बच्चों का नाम नफका अदा करे और उसके ऐसे फर्ज को मौसर बनाने के लिए मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 488 के तहत एक जिले मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल को इख्तियार दिया गया है कि वो बीवी और बच्चों की परवरिश के लिए खामिद या बाप को अपनी इस जिम्मेदारी या फर्ज को पूरा करने पर मजबूर करे। गोया मुतासरा फरीक अदालत हाय फैमिली में फैमिली कानून के अलावा फौजदारी अदालतों से भी दफा आज़ा के तहत चाराकार हासिल कर सकता है। अब इसकी सेक्शंस क्या हैं? नंबर 1, कोई शख्स जो काफी इस्तिताअत रखता हो अपनी बीवी या जायज
ये नाजायज बच्चे की परवरिश से जो खुद अपनी परवरिश पर कादिर ना हो, गफलत या इनकार करे, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट सब डिवीजन मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल को इख्तियार होगा कि वैसी गफलत पर, इनकार पर साबित होने पर वैसे शख्स को यह हुक्म दे कि वो अपनी बीवी बच्चे की परवरिश के लिए माहवार खर्चा मुकर्रर करे। कि इसके लिए रेमेडी अवेलेबल है कि आप मजिस्ट्रेट को दरखास्त दे सकते हैं कि वो उसको मजबूर करे कि वो उसके लिए खर्चा मुकर्रर करे। नंबर 2, मज़कूरा खर्चा हुक्म सादिर होने की तारीख से या अगर ऐसा हुक्म दिया जाए तो इस तारीख से जिस पर नान नफका की तारीख दी गई हो वाजिबुल अदा होगा। अगर कोई शख्स जिसे ऐसा हुक्म हो बगैर काफी वजह के हुक्म की तामील से कासिर रहे, तो वैसे हर मजिस्ट्रेट को इख्तियार होगा कि हर हुक्म अदुल्ली पर उस हिदायत के साथ वारंट जारी करे कि रकम वाजिबुल अदा उस तरीके पर जबरिया वसूल की जाए जो कबल अज़ीज जुर्माने की जबरिया वसूल याबी के लिए मुकर्रर किया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वारंट जारी होते हैं उसके। समन और वारंट में क्या फर्क है? कि समन में तो उस शख्स को बुलाया जाता है, वारंट में किसी पुलिस अफसर को यह ऑर्डर दिया जाता है कि इस शख्स को आप पकड़कर पेश करें। और तरीकाकार क्या है कि जैसे जुर्माने की वसूलियाबी है, वैसे शख्स की निस्बत हर महीने कुल या जुज़वी खर्चे की बाबत जो वारंट की तामील के बाद अदा होने से रह गया हो, इतनी मुद्दत कैद का हुक्म सादिर करे जिसकी मियाद 1 माह तक हो सकती है या अदायगी तक अगर उसे कबल कर दी जाए, या अदायगी तक या 1 माह की सजा भी वो दे सकता है। एक तरीके का ये चेक है कि अगर हस्बैंड या वालिद जो नाम नफके का जिम्मेदार है, अगर वो नाम नफका नहीं दे रहा, तो इस तरीके कार के मुताबिक भी उसे मजबूर किया जा सकता है। ये सीआरपीसी में प्रोविजन मौजूद है। 4 में ज़ेर दफा हज़ा कोई बीवी अपने खामिन से खर्चा लेने की मुस्तहिक ना होगी अगर वो जिनाकारी में जिंदगी बसर कर रही हो या बिला काफी वजह के अपने शौहर के साथ रहने से इनकार करती हो या दोनों बाहमी रजामंदी से अलग रहते हैं। देखें कि अगर खातून अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाएगी तो उसको खर्चा नहीं मिलता। हाँ, अगर खामिन जिस पर उसका नान नफका जिम्मेदार है बच्चों का, अगर वो उस बीवी को निकाल देता है या खर्चा नहीं देता तो वो फिर उस खर्चे की हकदार होती है। और अगर वो प्रोस्टिट्यूट की हैसियत से लाइफ गुजार रही हो या हस्बैंड को ब्लैकमेल कर रही हो तो भी वो खर्चे की हकदार नहीं होती। इस अमर का सबूत मिलने पर कोई बीवी जिसके हक में ज़ेर दफा आज़ा हुक्म सादिर हुआ हो, प्रोस्टिट्यूशन में जिंदगी बसर करती है या बिला वजह के अपने शौहर के साथ रहने से इनकार करती है या दोनों बाहमी रजामंदी से अलग रहते हैं, तो मजिस्ट्रेट को लाजिम है कि वो अपना हुक्म मंसूख कर दे। बाप वजह के तहत जुमला शहादत शौहर या बाप की मौजूदगी में जैसे कि सूरत हो ली जाएगी या जब उसकी असालतन हाजिरी माफ की गई हो तो उसके वकील की मौजूदगी में और इस तरीके कार में कलमबंद की जाएगी कि मुकदमा काबिल इजराए समन के लिए मुकर्रर, मुकदमा इजराए समन जिस तरह चलता है उस तरह होगा। 7 अदालत को ज़ेर दफा आज़ा दरखास्तों पर कार्रवाई करते वक्त खर्चे की बाबत ऐसा हुक्म सादिर करने का इख्तियार होगा जो मुनसिफाना हो, कि जो मुनसिफाना हो। यह अदालत को डिस्क्रिशन है, इख्तियार है कि वो मुनसिफाना हुक्म दे सकती है। दफा आज़ा की रूह से किसी शख्स के खिलाफ किसी जिले में जहां वो सुकूनत रखता हो या जहां वो अपनी बीवी या नाजायज बच्चे के मां के साथ जैसे की सूरत हो रहा हो या आखिरी बार रहा हो, कार्रवाई की जा सकती है। दफा आज़ा के तहत कार्रवाइयां ना तहकीकात होती है ना तजवीज होती है, बल्कि इस किस्म की दीवानी होती है कि सीआरपीसी में ये दीवानी कार्रवाई डाली गई। लेजिस्लेटर उसकी मर्जी है वो डाल दे। ऐसी कार्रवाइयों में खामिन या वालिद को मुल्जिम नहीं समझा जाता, मुल्जिम नहीं समझा जाता। उनका बयान मुल्जिम की और ना ही उनका बयान मुल्जिम की हैसियत से लिया जाता है। दफा आज़ा के लवाज़मात दर्ज झैल हैं। कोई शख्स नान नफकी की फराहमी का फर्ज अदा ना कर रहा हो, कि नान नफके की फराहमी का फर्ज अदा ना कर रहा हो, नान नफके का ताल्लुक बीवी से हो या बच्चों से, खा बच्चे जायज हो या नाजायज हो। नंबर 3 बीवी और बच्चे अज खुद अपनी परवरिश पर कादिर ना हो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अज खुद, भले वो 18 साल से भी ज्यादा उम्र के हो,
अगर वो अपना खर्चा नहीं उठा सकते तो अदालत उसको कंपेल कर सकती है, सीआरपीसी के तहत फौजदारी कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट उसको मजबूर कर सकती है। शख्स मजबूरा खर्चा नानफका अदा करने की काफी इस्तिताअत रखता हो। ज़ाब्ता फौजदारी की दफा अज़ा के तहत नानफके की अदायगी के हवाले से मदरज झैल नुकात काबिले गौर हैं। फरीके सानी के तलब करने पर अगर ऐसी गफलत साबित हो तो अदालत हुक्म दे सकती है कि वैसा शख्स बीवी बच्चों को माहवार खर्च अदा करे। मजिस्ट्रेट को इख्तियार हासिल है वक्तन फवक्तन ऐसी अदायगी की हिदायत करता रहे। इंकार पर या अदायगी रकम से कासिर रहने पर मजिस्ट्रेट को इख्तियार है कि वो जबरन वसूल करे। मजिस्ट्रेट अदायगी तक या 1 माह तक सिर्फ सजा का निफाज कर सकता है कि जब तक वो अदा ना करे उसको जेल में रखे, या 1 माह तक सजा दे सकता है। बीवी अगर खामिद की ख्वाहिश पर उसके साथ रहने से इंकार करे, ऐसे इंकार की माकूल वजूहात ना हो तो मजिस्ट्रेट को ऐसा हुक्म सादिर करने से इंकार कर सकता है। अदायगी दरखास्त गुजारने पर होगी, ये लीगल पॉइंट है कि भाई आप दरखास्त देंगी तो आपको ये रिलीफ मिलेगा। बीवी अगर ज़िनाकारी की जिंदगी बसर कर रही हो तो किसी किस्म के खर्चे की मुस्तहिक ना है। हुक्म सादिर होने के बाद मजिस्ट्रेट को इख्तियार हासिल है कि माकूल वजूहात सामने आने पर अपना सादिर करदा हुक्म मनसूख करे। मजिस्ट्रेट शहादत तलब कर सकता है, शहादत फ्रीकैन की मौजूदगी में ली जाएगी। फ्रीकैन की मौजूदगी में, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ये ऑडियो ऑल्टरम पार्टनम है कि दूसरे को सुना जाए, उसकी मौजूदगी में ली जाए। ये इंसाफ का तकाजा है ताकि इंसाफ पता चल सके। माकूल वजूहात की बिना पर मजिस्ट्रेट को इख्तियार हासिल है कि एक तरफा कार्रवाई अमल में लाए। इखराजात कार्रवाई की बाबत मजिस्ट्रेट मुनासिब हुक्म सादिर कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि सेक्शन 488 के तहत मेंटेनेंस एंड वाइफ और चिल्ड्रन के लिए अदालत जा सकते हैं। नाम नफका तलब करने के लिए अदालत खातून जा सकती है, बच्चों का और अपना नाम नफका ले सकती है। तो ये ज़ाब्ता फौजदारी में मौजूद है और वो मजिस्ट्रेट है उस हवाले से उसको मजबूर कर सकता है कि वो नाम नफके का मुकर्रर कर सकता है और उसे मजबूर कर सकता है, और जब तक वो ना दे वो जेल में रहे, और या उसे 1 महीने की सजा भी दे सकता है। तो इस तरीके से ये रेमेडी अवेलेबल है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, डिस्कस अपॉन इट्स ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंस। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस तिब्बी असूल कानून की तारीफ और वजाहत करने से कबल जरूरी मालूम होता है कि असूल कानून की तारीफ कर ली जाए। असूल कानून इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस आपने पार्ट फर्स्ट में पढ़ी होगी। 2 अल्फाज ज्यूरिस और प्रूडेंस के मजमूए का उर्दू मफहूम है। ज्यूरिस अपने मानी और मफहूम के एतबार से कानूनी सूझबूझ और ख्यालात का इजहार करता है। इससे माहिर भी मुराद लिया जा सकता है, जबकि प्रूडेंस से मुराद जानना मालूम करना है। और इसके साथ अगर तीसरा लफ्ज मेडिकल तिब शामिल कर ले तो उर्दू में इसका मानी मफहूम तिब्बी असूल कानून ठहरेगा। तिब्बी असूल कानून से बराह रास्त ये मुराद ली जा सकती है कि ये तिब्बी उलूम का ऐसा हिस्सा है जिसका बराह रास्त ताल्लुक कानून से है। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस कानून के फलसफे को समझने का नाम इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है, और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस कि जो मेडिकल का कानून है उनके फलसफे को समझने का नाम मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है। आजकल के दौर में मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की बड़ी अहमियत है कि हम इस कानून को, इस फलसफे को क्यों समझते हैं। इसके तहत हम गुनाहगार को बचा सकते हैं। गुनाहगार को जो है हम बचा नहीं सकते, जो बेगुनाह है उसको बचा सकते हैं। कि इसमें हम मुख्तलिफ तरीके से पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम के हवाले से बहुत सी चीजें डिटरमिन होती हैं जिससे हम सही मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। तो मेडिकल के इल्म के हवाले से कि मेडिकल के इल्म के जरिए हम उसकी मुख्तलिफ किस्म की जो चोटें लगती हैं, जख्म होते हैं, उनको देख सकते हैं। जो जिना के केसेस होते हैं उनको समझ सकते हैं। जो एबॉर्शन के केसेस होते हैं उन्हें समझ सकते हैं। तो ये जो बेसिकली मेडिकल है, इसका फलसफा क्या है कि मुजरिम को
कानून की गिरफ्त में लाया जाए मेडिकल के जरिए। और हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि मर्डर का केस है, दोनों तरफ हलफ उठा के लोग कह रहे हैं किसी की मर्डर नहीं किया, दूसरा कह रहा है मर्डर किया है, तो ऐसे में मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं इसकी तारीफ। तिब्बी असूल कानून से मुराद इल्म तिब का इस्तेमाल कानूनी अगराज़ व मकासद के लिए, कि कानूनी अगराज़ व मकासद के लिए तिब का इस्तेमाल। तिब्बी असूल कानून की तारीफ और वजाहत से मदरसा नुकात सामने आते हैं। ये बकायदा एक साइंस या इल्म है, इसमें तिब और कानून की बाहमी ताल्लुक से बहस की जाती है। इसका ताल्लुक इन तमाम मामलों से है जिनके तिब्बी और कानूनी दोनों पहलू हैं। इंसानी जिस्म के खिलाफ मौसर जराइम में इस इल्म के जरिए ऐसे राज सामने आते हैं कि जो कानून की नजर से ओझल होते हैं। अंग्रेज के दौर में कानून में रियायत थी कि अगर गैरत के नाम पर कत्ल किया जाए तो थोड़ी रियायत थी, तो लोग क्या करते थे कि मुखालिफ को कत्ल कर दिया और उसके बाद अपनी बहू को ही उसके साथ कत्ल कर दिया और उसके बाद ये कहा कि जनाब अली इसको तो हमने गैरत के नाम पर कत्ल किया। तो जब मेडिकल का कानून आया कि जिस शख्स का मर्डर किया वो तो आपने 12 घंटे पहले किया और उस खातून का मर्डर जो है वो 12 घंटे का फर्क है, तो गैरत के नाम पर तो एक ही वक्त में आप दोनों को मर्डर करते। तो तिब ने बहुत इस मामले में फायदा दिया। ये ऐसे मसाइल से बहस करता है जिसकी नोयत कानूनी होती है और उन मसाइल के हल के लिए तिब्बी मामलत की जरूरत होती है। मकासद, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? मकासद की वजाहत के हवाले से ये मिसाल पेश की जा सकती है कि एक शख्स को जिसे कत्ल किया गया और जिसकी खुदकुशी का ड्रामा रचाया गया हो, ये इल्म ही वाहिद तरीका है जिसके जरिए मालूम हो सके इस शख्स ने खुदकुशी की है या इसको कत्ल किया गया। यहां अगर इल्म तिब का सहारा ना लिया जाए तो दो ही सूरतें सामने आएंगी। एक ये कि एक बेगुनाह शख्स कत्ल होगा और दूसरी ये कि मुजरिम सजा से बच जाएगा। गोया इस किस्म के कानूनी मामलात में असल हकीकत तलाश करना और फिर अदालतों के रूबरू लाना ही तिब्बी असूल कानून का बुनियादी मकसद है, जिसके जरिए उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाया जाता है। देखिए कानून में जो होती है कोऑपरेटिव एविडेंस, कि एक एविडेंस दूसरी एविडेंस के साथ मिलती है तो फिर उसकी अहमियत बनती है, कि एक ही एविडेंस को नहीं देखा जाता, मुख्तलिफ एविडेंस जो होती हैं वो आपस में उनका एक ताल्लुक बनता है तो उन एविडेंसेस को माना जाता है। इंपॉर्टेंस, ये जरूरी ना है कि तिब्बी असूल कानून से सिर्फ एक डॉक्टर ही वाकिफ हो, बल्कि जज साहबान और वकला को इसका इल्म से आगाही लाजमी है। मौजूदा दौर में जबकि मुजरिम अफराद अपने जराइम की कोई निशानी नहीं छोड़ते और जुर्म का इर्तिकाब इंतहाई खुफिया और सनसनी तरीके से करते हैं, ये मालूम नहीं हो सकता कि वक़्वा कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और ये किसने किया। इन हालात में तिब्बी असूल कानून की अहमियत और दो चंद हो गई है। इसकी मदद से अक्सर सवालों का जवाब तलाश किया जाता है। कत्ल, इक़दाम कत्ल, ज़िना और दीगर जराइम जो इंसानी जिस्म पर मौसर होते हैं में डॉक्टर की गवाही अदालत में काबिल खाले शहादत है। इस हवाले से डॉक्टर और वकला दोनों का किरदार अहम है। इनमें से अगर कोई एक भी इससे बेबहरा होगा तो उल्टा नतीजा साबित होगा। देखिए अगर एक डॉक्टर है उसे मेडिकल के इल्म पर अबूर नहीं, गवाही देने आता है और क्रॉस एग्जामिन में वो इस तरह की बात करता है जिससे मुजरिम बच जाता है, तो ये हमारे लीगल सिस्टम का नुकसान है ना। और अगर एक वकील है उसको मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पे इल्म नहीं है और वो प्रॉपर, क्योंकि कत्ल के मुकदमे में तो देखना होता है कि भाई किस मतलब वजह कत्ल क्या है, कि ये जो मर्डर हुआ है कौन से जख्म की वजह से मर्डर हुआ। तो अगर वकील साहब भी जो हैं उन्हें इल्म नहीं है तो वो भी केस को खराब कर सकते हैं। दोनों सूरतों में एक बेगुनाह सजा हो सकती है और एक गुनाहगार छूट सकता है। तो इसलिए इस इल्म में महारत होना जरूरी है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनुमरेट द एडवांटेजेस ऑफ मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, कि मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के फायदे क्या हैं।
कि जो मेडिकल का इल्म है इसके क्या फायदे हैं। चश्मदीद शहादत की अगरचे हर लिहाज से अहमियत है, ताहम इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मादी शहादत या करैनी शहादत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तिब्बी असूल कानून का ताल्लुक भी शहादत की इन इकसाम से बनता है। तिब्बी असूल कानून का इल्म ही वो वाहिद रास्ता है जो इंसानी जिस्म पर मौसर जराइम में इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मादी या करैनी शहादत फराहम करता है। यहाँ ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मादी और करैनी शहादत दीगर जराए से सामने नहीं आती, बल्कि कहना यह मकसूद है कि मादी और करैनी शहादत काफी हद तक तिब्बी असूल कानून के जरिए ही आती है। कि चश्मदीद शहादत की भी अहमियत है, लेकिन मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के इल्म के जरिए भी शहादत सामने आती है। पाकिस्तान के कानून के हवाले से देखा जाए तो तिब्बी असूल कानून के फवायद दो चंद हो जाते हैं। एक शख्स अगर मजरूब किया गया हो तो कानून के मुताबिक देखना यह है कि इसको पहुंचने वाली ज़र्ब या ज़रबात किस नौयत की है। देखिए ज़र्ब किस नौयत की है, उसकी नौयत का पता चलने से ही ला लागू होगा ना कि कौन सी सजा दी जाएगी, कि आया खफीफा है या दामिया है या सजा है या मोना है। तिब्बी असूल कानून के मुताबिक कोई ऐसा इल्म ना है जो ज़रबात की ऐसी नौयत मालूम कर सके। ज़रबात की जो नौयत है वो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से ही पता चलती है कि इसकी क्या नौयत है। नंबर 3, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए अदालतों को तमाम हकाइक से आगाही हासिल करना होती है। बहैसियत इंसान जज साहब के पास इल्म गैब नहीं होता। इस किस्म के मुकदमात में असल हकाइक तक पहुंचने के लिए तिब्बी असूल कानून ही वाहिद रास्ता है जो उनकी रहनुमाई करता है। अगरचे दीगर मजबूत शहादत पर मुकदमे का फैसला किया जाता है, ताहम तिब्बी असूल कानून बहुत हद तक जज साहिबान की रहनुमाई करता है। देखें जो जज साहिब हैं वो दोनों वकील जो हैं उनको असिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह कि ये इस कानून के तहत जज साहिबान को असिस्टेंस मिलती है मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से कि ये क्या मसला है, उस पर लॉ को लागू करना आसान होता है। संगीन जराइम में अक्सर औकात ये सूरत हाल पेश आती है कि कत्ल की नौयत क्या है, फिर कोई कत्ल अमद है या कत्ल खता। ये भी मेडिकल के इल्म से पता चलता है कि ये कत्ल अमद है या कत्ल खता। हकीकत में किसी शख्स ने खुदकुशी की है या खुदकुशी का ड्रामा रचाया है या उसे कत्ल किया गया है, तो ऐसे राज हैं कि जहां तिब्बी असूल कानून निसार करता है कि तिब्बी कानून असूल हमें बताता है कि ये खुदकुशी है या मर्डर है। बहुत से लोग ड्रामा रचाते हैं कि ये खुदकुशी है, मर्डर होता है और वो फिर उस पे गिल्टी साबित होते हैं। तो ये हमें जो है तिब्बी असूल कानून ही बताता है। इन मख्फी पहलुओं से ये इल्म ही पर्दा उठाता है। एक एक्सीडेंट हुआ तो वो कहते हैं कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैं तो आहिस्ता गाड़ी चला रहा था। तो वो जो डॉक्टर साहब थे, वो मैं इस मामले में खुद गया था, तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो हड्डियों के टूटने की जो है ना जिस रफ्तार से वो गाड़ी लगी है तो हम गाड़ी की रफ्तार में बता सकते हैं। देखें मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के कितने फायदे कि कितनी उससे हिट हुआ है। तो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो ऐसी शहादत है जिसके जरिए हम खुदकुशी के मामलात हैं, मर्डर के मामलात हैं, उनको प्रॉपरली डिटरमिन कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी गवाहियां नहीं होंगी, उन गवाहों के साथ ये कोरबोरेट करें। इन हालात में जहां ये सूरत हाल पैदा होती है कि किसी डॉक्टर ने गलत राय दी हो या गवाह गलत बयानी कर रहा हो या माहिर तिब ने बरक्स राय का इजहार किया हो, तो जिम्मेदारी एक ऐसे माहिर वकील पर आन पड़ती है कि जो तिब्बी असूल कानून से वाकिफ हो। दौरान जिरा वो ऐसी राय को गलत साबित करो, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए अदालत की मामलत का बाइस बने। एक वकील की बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है कि अगर उसे मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पर के इल्म पर कि इस इल्म को वो सही तरीके से जानता है, समझता है, तो अगर कोई जो डॉक्टर है या कोई गवाह है किसी बेगुनाह को फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो एक वकील बड़ी महारत से क्रॉस एग्जामिन में उनसे सही बात निकलवा सकता है और उस मजलूम को बचा सकता है। आम हालात में तफ्तीश का इन्हिसार तिब्बी रिपोर्टों पर या आरा पर होता है, जहां ये मिसाल पेश की जा सकती है कि एक नौजवान का कत्ल हुआ
लाश दस्तयाब हुई लेकिन कातिलों के बारे में बिल्कुल मालूम ना हुआ। डॉक्टर साहिबान ने बाद अज़ मुलाहिज़ा लाश ये राय दी कि मकतूल के हाथ और टांगों को तोड़कर अलहदा नहीं किया गया बल्कि इंतहाई महारत के साथ जोड़ों से अलग किया गया। और ये उन लोगों का काम हो सकता है जो जानवर वगैरह ज़िबा करते हैं, बड़े टेक्निकली उन्होंने जोड़ों से अलग किया। पुलिस को एक नुक्ता मिल गया और उसने इस नुक्ते पर तफ्तीश शुरू कर दी कि क्या मकतूल के ऐसे लोगों के साथ दुश्मनी तो ना थी। चंद रोज में कातिल पकड़ लिए गए और कातिल पेशे के लिहाज से कसाई थे। ये तिब्बी असूल कानून ही से मुमकिन हुआ, वगरना कातिलों तक पहुंचना मुमकिन ना था। कि उसके जो टांगे कटी हुई थी तो वो खास तरीके से जो है ना बड़े प्रोफेशनल तरीके से उनको जोड़ों से अलग किया गया था, तो जिससे ये शक पैदा हुआ कि ये उसके कोई दुश्मन हो सकते हैं कि जो कसाई हो। तो जब इस नुक्ते पे तहकीक की गई तो ये नुक्ता तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस से मिला, तो वो कातिल जो है वो पकड़े गए। ये तिब्बी असूल कानून है कि जिसकी बदौलत अक्सर मुकदमात में असल मुजरिम को कटहरे तक लाया जाता है, बेगुनाह सजा याब होने से बच जाते हैं, तफ्तीश मुनासिब और सही होती है, बिला वजह वक्त का ज़िया नहीं होता, मख्फी राह सामने आते हैं जो बसूरत दीगर सामने नहीं आ सकते, कानून का इतलाक इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक मुमकिन है, सच और झूठ अदालतों में उगलवाया जा सकता है। तफ्तीश करना, ट्रायल, देखिए अदालतों में जो है सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है, फिर एविडेंस कलेक्ट होती है, फिर चालान जमा होता है, फिर एक ट्रायल होता है, पूरा चार्जशीट लगाई जाती है, पूरा एक ट्रायल होता है कि एक मामले में ज्यादा से ज्यादा तहकीक की जाती है। किस लिए की जाती है कि ताकि बेगुनाह को सजा ना मिल सके। फिर मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से भी एग्जामिन किया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है, कब्र कुशाई की जाती है, उसके जख्मों को देखा जाता है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती है कि तहकीक की जाती है कि किसी बेगुनाह को सजा ना हो। उसमें मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस बड़ा वाइटल किरदार अदा करता है। तिब्बी असूल कानून के फवाइद से सिर्फ इस वक्त बहरामंद हुआ जा सकता है जबकि इस इल्म पर मुकम्मल महारत हो। ये माहिरीन तिब्बी की जिम्मेदारी ना है कि वो इस इल्म पर मुकम्मल अबूर हासिल करें, ये इल्म उनके पेशे से मुताल्लिक़ है, बल्कि पुलिस अफसरान, वकला साहिबान और जज साहिबान की भी इस इल्म से आगाही जरूरी है ताकि इससे हासिल शुदा फवाइद से इस्तेफादा किया जा सके और हुक्मरानी कानून को मुमकिन बनाया जा सके, रूल ऑफ लॉ को मुमकिन बनाया जा सके। तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है बुनियादी तौर पे के मेडिकली देखा जाता है कि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का जो कानून है कि उसका फलसफा क्या है कि मुजरिम को पकड़ाया जाए, कि मुजरिम गिरफ्तार हो सके, पता चल सके कि ये खुदकुशी है, ये मर्डर है, पता चल सके कि ये बच्चा जो है ये जिंदा पैदा हुआ था या मुर्दा पैदा हुआ है। तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के जरिए जो है वो एविडेंस आती है और उस एविडेंस के जरिए इंसाफ करना, रूल ऑफ लॉ करना मुमकिन होता है। तो इस इल्म का वकला के लिए भी जरूरी है, जज साहिबान के लिए भी जरूरी है, पुलिस अफसरान के लिए भी जरूरी है, डॉक्टरों के लिए भी जरूरी है, ताकि ये इल्म होगा और इस इल्म के जरिए चीजें एग्जामिन होंगी और अगर इल्म में महारत होगी तो किसी बेगुनाह को सजा नहीं होगी और जो सजा का हकदार होगा सिर्फ उसे ही सजा होगी। थैंक यू वेरी मच।